नोट करें बेटा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका छोटा सा डेफिनेशन नोट करिए। देखो, द हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज, द हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज that accompanies the combustion of 1 mole of a substance, that accompanies the combustion of 1 mole of a substance, that accompanies the combustion of 1 mole of a substance in excess of air or oxygen, in excess of, एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। ओके, नोट कर लिया बेटा। हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 gram mole of a substance is completely oxidized at a given temperature। एग्जाम्पल नोट कर ले। एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी कई बार लिख चुके हो, क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बस कुछ नहीं है, अगर CO2 का 1 मोल फॉर्म हो रहा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन is oxidized, then name of the enthalpy, heat of combustion, delta CH equal to the वैल्यू भी बच्चों को याद है ना, -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नोट करें और लिखते हैं, बस 1 मोल होना चाहिए बेटा। अगर जैसे इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ये 2 मोल्स भी आते हैं तो वो डिवाइड कर दो, ठीक है। फाइनली 1 मोल होना चाहिए। जैसे CH4 प्लस O2 स्टेट नोट कर सकते हैं दोनों गैसेस फॉर्म में, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है कितना, -890.4 किलोजूल पर मोल। एग्जाम्पल एक कोई भी लर्न कर लें। ये भी याद आ रहा होगा बच्चों को, बेंजीन प्लस 15/2O2 एक्चुअली क्या होता है, 2C6H6 प्लस 15O2 डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए। एंड फॉर्म द C6 है तो 6CO2 और हाइड्रोजन कितना, 5H2O। चलिए डेल्टा CH का वैल्यू इस केस में है -3268 किलोजूल पर मोल। देखो बेटा क्वेश्चन, कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज, glucose is according to the following reaction, according to the following reaction, रिएक्शन है मेरा C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस वाटर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन बेटा इसका दिया है -2900 किलोजूल, है ना, पर मोल तो है, किलोजूल पर मोल ये वैल्यू दिया है। उन्होंने पूछा है हाउ मच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, how much heat energy is evolved in the combustion of 1.8 gram of glucose, 1.8 gram of glucose। चलो इसका आंसर लिखते हैं। डायरेक्ट भी अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला सब बच्चों को आता है ना, C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। तो मल्टीप्लिकेशन कर देना, 12 इंटू 6 प्लस, करके दिखाऊं, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 180 ग्राम। इसे लर्न करो, ग्राम पर मोल ही होता है हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342 ग्राम, शुगर शक्कर 342। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 180 ग्राम, है ना, पर मोल। तो आपको आंसर डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि 180 ग्राम ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस कितना एनर्जी? -2900 किलोजूल पर मोल। तो 1.8 ग्राम के लिए कितना? बोलो आंसर। सिंपल है ना क्वेश्चन भाई। ग्लूकोज का एक फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ग्लूकोज का पहले बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना है? C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने? आंसर 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड? कितना एनर्जी लिबरेट हुआ बेटा? -2900 किलोजूल पर मोल एनर्जी। लेकिन गिवन कितना दिया है? गिवन दिया है 1.8 ग्राम के लिए कितना? समझ में आ गई बात? 180 ग्राम के लिए इतना, तो 1.8 के लिए कितना कम हो गया? 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स अगर अमाउंट कम हो गई तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? -29 किलोजूल पर मोल। क्लियर सब बच्चों को? यस या नो? यस सर। ओके, तो इसे लैंग्वेज के फॉर्म में नोट करें। नोट करो बेटा, 180 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज is oxidized and formed and released कर दो, released कितना? -2900 किलोजूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज, इसके लिए कितना? तो भैया माइनस प्लस का वैल्यू तो सब बच्चों को पता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए है। माइनस आप बाद में भी नोट कर सकते हो, है ना, केवल 2900 भी लिखोगे तो भी ठीक है। समझ में आया? क्योंकि माइनस इतना एनर्जी रिलीज नहीं होता, एनर्जी तो 2900 ही है। तो आपने देखा 2900 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, डायरेक्ट भी कर सकते थे। पॉइंटर हटाओ, 10 आ गई, कितना आ गया? ये कैंसिल हो गया। तो सिंपल अभी आ रहा है 29। एक्चुअली आंसर लिखोगे किसमें? नेगेटिव में। अब आप बोलो सर हम तो नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। समझ में आया? आंसर कितना हो गया? आंसर आ गया कि डेल्टा, ये अपना डेल्टा CH का वैल्यू आ गया इस केस में -29 क्लोजूल। चलिए चलिए, नोट कर लिए सब बच्चों ने? यस सर। ओके, इतना एंथैल्पी रिलीज हुआ। इजी क्वेश्चन है बेटा, जनरल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। अगला लिखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करना है। अमोघ बनर्जी स्पेशली देखें बोर्ड पर। क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज -393.5 किलोजूल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज -283.0 किलोजूल। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहां देखो इस क्वेश्चन का जो आप इक्वेशन बनाओगे कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? तो बेटा ये थर्ड इक्वेशन नहीं मिलेगी, गिवन डेटा में नहीं मिलेगी, मैंने भले ही नोट किया है, ठीक है? ये आपको इस लैंग्वेज से नोट करना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, डेटा ये है बस केवल कि कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, तो
जो डेल्टा H1 एंथैल्पी चेंज वो -393.5 किलोजूल। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट इनटू CO2, डेल्टा H2 इक्वल टू दिस वैल्यू। अब ये पूछा है आपने, है ना, बस इतना मिलेगा आपको। तो थर्ड इक्वेशन खुद से बनानी है देखकर कि भैया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये चाहिए हमको। क्लियर। अब बेटा करना क्या है, दोनों तीनों इक्वेशन को इस तरीके से ट्रीट करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, कि इक्वेशन नंबर 3 आ जाए। अब एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, जो भी कुछ करना चाहें। तो जरा देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, हम ऐसा क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 आ जाए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। देखो कार्बन है रेक्ट हैंड साइड, यहां भी रेक्ट हैंड साइड कार्बन है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ये सेकंड इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिएक्टेंट है। क्लियर। इसका मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ माइनस साइन से ये एरो के उस तरफ क्या होना है, प्रोडक्ट साइड में पहुंच जाएगा। क्लियर सब बच्चों को। तो ये बेटा दोनों को इक्वेशन को देख के आपको खुद ही डिसाइड करना है इसका करना क्या है। अब देखिए बहुत सारे स्कूल्स में इन्हें अलग अलग तरीके से टीचर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं हमेशा इजी वे पर जाता हूँ। अब रिफ्रेशर भी उठाओगे, उनके मेथड्स अलग अलग हैं। वो एडिशन करते हैं, फिर साइन चेंज के बहुत सारे काम करते हैं। आप तो खुद ही डिसाइड करना है जनरल मैथमेटिक्स लगानी है। चलो इतना नोट करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। आंसर में लिखो इक्वेशन नंबर, है ना, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। नोट कर लिया। सर वो रिएक्शन रफ मत करना। ओके। जो बच्चे नोट कर चुके हैं, देखो एक तो तरीका है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, यहां से माइनस ये सब्सट्रैक्ट कर दें, लेकिन नहीं, अब एक बार थोड़ा सा फिर से नोट करना पड़ेगा, लेकिन लिखना चाहिए। चलो बेटा क्वेश्चन नोट। ओके। अब आपको थोड़ी सी मैथ फिर से करनी पड़ेगी ना, दोनों इक्वेशन लिखना है। मेरे पास ऑलरेडी है इक्वेशन, तो लिखो आंसर में इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आ जानी चाहिए। इस तरीके से लिखिए, है ना। वहां इक्वेशन नंबर 1 और 2 सब्सट्रैक्ट करना है आपको। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं भाई, ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर, और नेगेटिव पॉजिटिव, साइन चेंज कर दिया। अब देखो क्या कैंसिल हुआ, 1 ऑक्सीजन में से हाफ ऑक्सीजन, तो कितना बचा, हाफ ऑक्सीजन बचा। अभी कार्बन यहां बिल्कुल लिख सकते हैं कार्बन सॉलिड फॉर्म प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इक्वल टू द, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना साइन से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो CO2 से CO2 कैंसिल, ठीक है। अब ये बेटा देखो कार्बन मोनोऑक्साइड नेगेटिव फॉर्म, तो फिर क्या करेंगे हम इसे पॉजिटिव में लाने के लिए चेंज करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो बेटा बात समझ में आया ना, कार्बन ये पॉजिटिव फॉर्म सीधा सी लिख दिया, 1O2 माइनस हाफ O2 आ गए, माइनस CO एरो के बाद प्लस CO में कन्वर्ट हो गए, प्लस CO2 माइनस CO2 कैंसिल हो गए। तो ये देखो हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी, ये कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, बिल्कुल आ गई, है ना। स्टेट आप लिखना चाहते लिख दें। अब यहाँ ये जो आंसर है आपका, अब आंसर क्या है, एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डेल्टा H कितना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आप डेल्टा FH भी कर सकते हो, या H1 H2 तो H3 भी कर सकते हो, तो डेल्टा H3 कर लो, आपके लिए अच्छा है। अब -393.5 प्लस 283.0, तो चलो भैया आंसर कितना आ गया, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आएगी, कितना, माइनस 100, ठीक, ये आंसर आ गया 100.5 किलोजूल।
सब 110. ओके ओके ओके, चलिए अभी हैसेस लॉ में इससे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें नोट करने हैं। ये वाली पीडीएफ बन गई। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो इसका थ्योरी देखो, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy which takes place when 1 gram equivalent of an acid, which takes place when 1 gram equivalent, ये इक्विवेलेंट टर्म क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, दिस इज द इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट की यूज हम करते हैं नॉर्मलिटी में। तो व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस present in their dilute aqueous solution, present in their dilute aqueous solution, neutralize each other, एग्जाम्पल नोट करें। एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, से जो सॉल्ट बनेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। देखो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें आगे नोट करना है बेटा, मैक्स जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जगह नहीं है, आप ऐसे डेल्टा एन यू ई न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंथैल्पी, इसका मैक्सिमम वैल्यू है -57.1 किलोजूल। तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे को जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो मैक्सिमम जो क्या है एंथैल्पी चेंज होगा, वो कितना है? -57.1 किलोजूल। क्लियर सब बच्चों को? एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे HCl, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस तो NaOH लिखते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस कंडीशन प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एक्वस कंडीशन, एंड फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो इसमें जो डेल्टा NEU न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंथैल्पी, इसका वैल्यू आ गई -57.1 किलोजूल। मैक्सिमम वैल्यू बेटा इतना आ गई। दो तगड़े पहलवान या दो तगड़ी टीम जब भी मैच करेगी तो स्टेडियम में मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये मान लो, है ना। दो पुअर टीम होगी दोनों में तो उतना नहीं होगा। अब एग्जांपल बहुत सारे लिख सकते हैं आप। हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड हम मानते हैं किसको? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3 एंड H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इक्वेशन लिख लिया, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक इक्वेशन लिख लो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हो सकता है, पर नया लिखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैंने लिख लिया HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म, और मैक्सिमम वैल्यू बेटा यही रहने वाली है ना, मैक्सिमम चेंज ऑफ एनर्जी एंथैल्पी सेम। नोट कर लिया सब बच्चों ने?
तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो। मतलब ये 2 स्ट्रॉन्ग बेस हैं, 2-3 स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने नोट किया। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी लिखना है एक एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए फिर ये करना पड़ेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O, एनर्जी सेम, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सर नीचे वाला रफ मत करना। ओके, इजी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल तो एक भी लिख लो चलेगा, जब तक मैं ऊपर नोट कर रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है बेसिक सॉल्ट, प्लस वाटर। आगे नोट कर सकते हैं हर जगह, ठीक। तो यहाँ डेल्टा NeUEH न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसा करो लेस देन, है ना, इसका वैल्यू लेस देन कर दो, ठीक है, लेस देन -57.1 किलोजूल पर मोल। लेस देन वैल्यू आएगी, वो लेस देन नहीं समझ तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लो। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस कार्बोनिक एसिड ले लिया H2CO3 एंड फॉर्म द Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोक्सिल, बैलेंस करेंगे ट्वाइस H2O। तो भैया इसका वैल्यू कितना आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू भी डेटा अगर दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज लेस देन करके छोड़ दो, क्या किया जाए। इससे कम आएगा और 55 भी हो सकता है। अच्छा, इसका डेटा तो मेरे पास नहीं है, सोडियम एसिडेट का डेटा है 55.2 किलोजूल पर मोल, ठीक है, एक का डेटा तो दिया है, बेटा इसका डेटा नहीं है तो इसमें तो लेस देन का साइन लगा रहा हूं मैं, -57.1 किलोजूल लिखना मेरी मजबूरी है। चलो, ये डेटा मेरे पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड CH3CONA, ये बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा है, वीक एसिड, सॉरी एसिड लिखना है ना, वीक एसिड, एसिटिक एसिड, नाम लिखो सीधा, क्या ऊपर लिखा तो है एसिटिक एसिड। इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मार्केटिंग नेम कास्टिक सोडा। क्या बनेगा, CH3CONA सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। इसका डेटा अवेलेबल है, तो डेल्टा NeUH एंथैल्पी ये कितना है, 57.1 से कम होगा तो ये वैल्यू दिया -55.2 किलोजूल। चलो इतना काफी है एग्जांपल। सर ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है? हाँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है ना, अभी ये रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। उल्टा करोगे, सॉल्ट को वाटर में डाल दोगे एसिड बेस, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसके बाद एक को लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अगर मेरे पास वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड ज्यादा दमदार है, तो नेम ऑफ द सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये पता है कि एंथैल्पी चेंज कितना होने वाला है, लेस देन -57.1 किलोजूल। चलो, वीक बेस, तो सोडियम पोटेशियम को छोड़कर बाकी सारे के सारे बेस वीक हैं, पर डेटा अपने पास अवेलेबल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH
स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया उन्होंने, HCl। HCl। चलिए अमोनियम क्लोराइड बना NH4Cl plus H2O, NH4Cl plus H2O। और यहाँ जो आ गए वो क्या आ गए, कितना, माइनस बेटा दिया है 51.5। तो ये था हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आया सब बच्चों को? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब बना सकते हैं टीचर कि भैया इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका वैल्यू ले लिया, देन रिलीज दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंथैल्पी, इससे आधा कर दिया तो कितना होगा, इजी क्वेश्चन है। क्लियर? या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड कितना, -57.1। तो भैया कोई वीक एसिड है तो कितना होगा आंसर, तो ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, तो करेक्ट आंसर लेस देन 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाओ। ये टॉपिक सब बच्चों को क्लियर हुआ, यस या नो? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ओके। चलिए नोट करिए, इसके बाद लिखते हैं आगे। लिखो बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसका थ्योरी लिखें। लिखो बेटा द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी, द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी, द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, देखो व्हेन 1 gram mole of a substance, when 1 gram mole of a substance, 1 gram mole of a substance is dissolved in आगे लिखो such a large excess of the solvent। चलो बेटा नोट कर लिया सब बच्चों ने। The change in enthalpy or heat energy when 1 gram mole of a substance is dissolved in such a large excess of the solvent at a given temperature, जैसे वाटर में सॉल्ट को डाल दिया, that the further addition of the solvent does not produce any more heat energy change। अब इससे एक लिमिट से ज़्यादा जो भी वैल्यू आना था वो आ गया है ना, अब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। तो जितना भी हमारे सॉल्ट हैं तो ड्यूरिंग सॉल्वेशन उनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, एंथैल्पी चेंज होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में हो सकता है, इधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर। अभी लिखते हैं दूसरा मेरे पास कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो है ना। बेसिकली हमारा पर्पज है सॉल्वेशन, तो एक काम करते हैं ना इसको, ये जो सॉलिड फॉर्म में है इनको ऐसा लिख लेते हैं इन वाटर, ऐसा लगेगा नहीं तो वाटर के साथ इक्वेशन हो रहा है, इक्वेशन नहीं करना हमको, वाटर में डिसॉल्व करना है। सोडियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू एक्वस कंडीशन, कॉपर सल्फेट कन्वर्ट इनटू एक्वस कंडीशन। और यहाँ जो एंथैल्पी है इसका वैल्यू है बेटा कितना,
प्लस 5.35 किलोजूल पर मोल, और यहाँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू है कितना, -66.5 किलोजूल पर मोल। देखो, डेटा याद नहीं रखना है बच्चों को, स्कूल में जो है आपको टीचर ने एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन मतलब समझना है। अगर उन्होंने सपोजेड ये दिया है और पूछा है कि भाई नेम ऑफ द एंथैल्पी, तो आंसर क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड टू एक्वस कंडीशन, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद 100%। अब कहीं ना कहीं थर्मामीटर उन्होंने डाल रखा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि भाई कितना एनर्जी चेंज हो गया। तो यहाँ पॉजिटिव वे में एनर्जी मतलब है कि एनर्जी इतना एब्जॉर्ब हुआ कंटेनर का। क्लियर? वाटर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, और इस केस में जो कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो लिखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उसका छोटी सी डेफिनेशन। एनाइडस सॉल्ट कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब क्या है? एनाइडस मतलब है सिंपल अमोर्फस फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइन। तो हाइड्रेटेड मतलब क्रिस्टल, उसमें चमक होगी, कुछ सम वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच विथ, है ना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्या करते हैं, पहले सॉल्ट को एक्वस कंडीशन में हीट करते हैं, ठीक है, तेजी से एकदम कोल्ड करते हैं, और फिर काफी कुछ समय के लिए रखा छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। तो आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट के बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, बिलीव बिट्रियोल, कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O, है ना, वॉशिंग सोडा Na2SO4 में Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखे ना हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, एग्जांपल है कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म, अभी एनहाइड्रेट ड्राई फॉर्म है ये, प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब यहाँ हीट एंड कोल्ड लिख देना, हीट करते हैं, कोल्ड करते हैं, इसका पूरा मेथड है ये क्रिस्टलाइजेशन का। फाइनली CuSO4 डॉट 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो जब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लिबरेट कर देगा। तो डेल्टा HYD, H इक्वल टू, इसका वैल्यू है -78.2, 78.2 किलोजूल पर मोल। अब पीछे जगह खत्म हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखो भैया, -78.2 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एक और लिख दें, चलो ये लिख देते हैं। सो बेरियम क्लोराइड प्लस ट्वाइस H2O, कंडीशन अप्लाइड, BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O, डेल्टा HYD H, है ना, वैल्यू दिया है कितना, -29.4 किलोजूल पर मोल। बाकी अदर एग्जांपल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट आपकी जितनी मर्जी अच्छे लिखो, है ना। एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये क्या है, वॉशिंग सोडा। कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, ये क्या हमारा जिप्सम। सर नीचे का देखते हैं। ओके,
चलो कुछ एग्जांपल मैंने नोट किए थे वॉशिंग, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं। वॉशिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर, पेरिस, यहाँ तक दिख रहा है। वैसे एक और बनाए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बन के आ गया Na2CO3 डॉट 10H2। ये ऐसे ही नहीं चिपक जाते हैं। अब देखो मोहर सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन 11th 12th क्लास के लैब मैनुअल में है। एलम, पोटाश एलम फिटकरी, इसका क्रिस्टलाइजेशन आपके सिलेबस में लैब प्रैक्टिकल्स में। अब इसका डेटा हमारे पास नहीं, क्वेश्चन मार्क आगे छोड़ दो। जैसे आगे पढ़ने वाले हो मोहर्स सॉल्ट, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, तो 6H2 अटैच होंगे। पोटाश एलम, पोटाश एलम मार्केट में फिटकरी है ना, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 पोटाशियम। एक तरह के ये डबल सॉल्ट हैं, दो सॉल्ट दिख रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, साथ में क्रिस्टलाइजेशन, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। एग्जांपल्स ऑफ, ये किस चीज के एग्जांपल हैं? एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। इसको लिखना है, खुद के लिए लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ये भी सब हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जांपल हैं। एक और लिखना डबल सॉल्ट का एग्जांपल, एक और है जैसे पोटेशियम क्लोराइड प्लस ये कार्बोनाइट बोलते हैं उसको, KCl डॉट MgCl2 डॉट, छोड़ो उसको। एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का ही दूसरा नाम क्या है? मेल्टिंग। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग। डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी, द चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी और heat energy, change in enthalpy or heat energy when 1 mole of a solid, when 1 mole of a solid, लिखो at its melting point, at its melting point, एंथैल्पी चेंज हो रही है व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, क्या है? हीट एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट, चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट। एग्जांपल आप लोग बता सकते हो। देखो एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ, लेकिन वैल्यूज तो लिख सकते हो सभी बच्चे। चलो यहां दिख रही है मुझे जगह। एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं कि वाटर इन सॉलिड फॉर्म, मतलब आइस है ना, आइस बन गई,
अब इसको क्या किया आपने, एनर्जी दिया भाई, एनर्जी तो और ऑटोमेटिकली सराउंडिंग से क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है ना हीट एनर्जी, हीट मिला वाटर को और आइस को कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब आप बताओ डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आइस को हीट एनर्जी सप्लाई किया पॉजिटिव। है ना, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, हीट एनर्जी हमने सप्लाई किया ना, हीट एनर्जी दिया है इसको, पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव करके बस छोड़ आओगे ना तो भी ठीक है, अदरवाइज वैल्यू है इसका +6.0 किलोजूल पर मोल, +6.0 किलोजूल पर मोल। एग्जाम्पल एक और दिया, सोडियम क्लोराइड सॉलिड टू सोडियम क्लोराइड लिक्विड, वैल्यू दिया +29.0 किलोजूल पर मोल। देखो दूसरा एग्जाम्पल की स्पेस है कि नहीं, +6.0 है। हाँ 6.0 किलोजूल पर मोल। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, फ्यूजन या मेल्टिंग से बना सोडियम क्लोराइड लिक्विड कंडीशन, और ये वैल्यू आ गई कितना, प्लस में 29.0 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, सेकंड, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में सेकंड पॉइंट। तो क्या है कि द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड, 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस टू द गैसेस स्टेट, रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, मतलब एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, आंसर +46.6 किलोजूल पर मोल। ये सब लेबोरेटरी में कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। क्लियर? आपको पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म्स देखना है, तो हीट एनर्जी अगर सिंपल से सप्लाई की गई, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, देन एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव फॉर्म। नोट कीजिए, बस लास्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। चलो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन नोट कर लिया बच्चों ने, द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट। लेकिन आप ये समझो, क्या लिक्विड स्टेट नहीं आती होगी बीच में? अगर सपोज दैट किसी को भोपाल से दिल्ली जाना है, तो बीच में क्या ग्वालियर आएगा ही नहीं, वो बाई फ्लाइट सीधे भोपाल टू दिल्ली पहुंच गए, या बाई ट्रेन पहुंच गए। एक ट्रेन थी जो एक स्टेशन पर रुकी नहीं, लेकिन वो स्टेशन तो आया ना भैया, बात समझ में आई? वो इतना फास्ट होता है कि वो स्टेशन आपको दिखा, मतलब पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं सॉलिड से डायरेक्टली हमें गैस तो मिलता है, लेकिन लिक्विड स्टेट को होते हुए भी जाते हैं वो। चलिए, मतलब पार्टिकल्स पहले जो सॉलिडिफाइड हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट। ये बात अलग है कि आपको सीधा ये नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। चलो, तो हम इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है, देखो सब्लिमेशन के एग्जाम्पल सब बच्चों को पता है ना, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, और भी कौन कौन से बताओ। चलो, अभी तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंज इनटू द अमोनियम क्लोराइड गैसेस स्टेट, वैल्यू दिया है डेल्टा सब्लिमेशन एंथैल्पी पॉजिटिव, मतलब सिंपल से एनर्जी दोगे तभी तो चेंज होगा वो। आयोडीन, हाँ कैम्फर, कपूर है ना, कपूर चंद,
कपूर है अपना, वो भी क्या होता है, सबलाइम हो जाते हैं। हमारी खुद की बॉडी, वो भी तो सब्लिमेशन होती है। किसी की डेथ हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दादाजी डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट में थोड़ी आते, बीच में आते हैं क्या? क्यों नहीं आते ना? नो सर। ऐसा थोड़ी है वहाँ बहुत सारी डेड बॉडी जल रही हो, अचानक बाढ़ आ गई, पानी पानी लिक्विड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अब इसमें मैं लिख लेते हैं कि द एंथैल्पीज ऑफ द फेज चेंज आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है, या इतना सारा नहीं लिखते हैं, मैं इसको नोट कर देता हूँ इस तरीके से कि जो हमारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बेसिकली क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का सम ये है। इट इज अ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको अपन एक काम कर सकते हैं, यहां भी लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं। समझ में आया सब बच्चों को? मतलब अगर आप किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट कर लें, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट कर दें, तो दोनों का अमाउंट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ है, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। मैंने नोट करिए यहाँ तक। Sir, none. क्वेश्चन नोट करो बेटा। व्हेन 1 ग्राम वाटर सॉलिडिफाइज टू आइस 333.33 जूल ऑफ हीट इज evolved। फिर यहाँ कैलकुलेट है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट करना है, तो आंसर लिखें, वाटर फ्यूजन की बात हो रही ना, देखो बेटा 1 ग्राम वाटर सॉलिडिफाइज देन रिलीज द दिस वैल्यू। तो 18 ग्राम के लिए कितना, सिंपल सी बात है ना, 1 ग्राम है ना, H2 is solidifies टू क्या solidifies हो गया, देन कितना, -333.33 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड। कितना एनर्जी बाहर हुआ, 18 ग्राम में कितना एनर्जी बाहर हो गया, तो ये तो 18 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू कर लो। अब पूछा क्या है उन्होंने, वाटर का मेल्टिंग कितना बेटा, तो जो मेल्टिंग होगा इसका उल्टा कर लेना बस। अब आपसे ये पूछा था उन्होंने, वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वाटर सॉलिड टू लिक्विड, डेल्टा फ्यूजन ऑफ H कितना होगा, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 18 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, माइनस करके ये आ रहा है क्या, 5999.94 जूल। तो ये वैल्यू बस प्लस में लिख देना, उल्टा हो गया ना, बस ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 5999.94 जूल। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, पहले उन्होंने 1 ग्राम दिया है, 18 ग्राम के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉलिडिफाइज का वैल्यू पूछा है और मेल्टिंग पूछा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पूछा है। देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन क्या क्या होगा, रिवर्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। देखो फिर आप अपनी स्कूल की कॉपी सामने रखें ईमानदारी से बेटा, उसमें टिक करते चले कि आपके कौन से टॉपिक टीचर ने पढ़ाए हुए हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स कराएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेसिस लॉ। एब्सेंट बिल्कुल नहीं करें, क्लास इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। और इसके बाद बचेगा एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स खत्म, फिर हम लोग शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और जो भी डाउट्स हैं वो अपने क्लियर करते चलें टीचर से। और सर थैंक यू ओके सर। बेटा, मिलते हैं, बाय।